Okay, let's continue the session now. Yesterday's what we have completed: auditor understanding on of entity and its environment on relevant industry, regulatory and other factors. Nature of entity we have completed, entity selection and application, and today now we have to complete entity use objective and measurement of review of entity's financial performance. Okay, let's go to annexure number A35. Let's start today's objective and strategies and related business risk. The entities conduct its business in the context of industry, regulatory and other external and internal and external factors. जो देखो एंटिटी क्या है, कंडक्टेड बिजनेस करिए अपने कंटेक्स्ट ऑफ जो हमने स्टार्टिंग में पहला पॉइंट पढ़ा था, कंसीडर किया था. टू रिस्पॉन्ड टू दिस फैक्टर द एंटिटीज मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स. क्या वो उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वो फैक्टर वो बताएंगे ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे कोई एंटिटीज तुमने देखे होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड होते हैं ना वो सारे, तो वो कंप्लेंट दिखाएंगे, वो हमें शो करेंगे ना वो क्या क्या है आपके, कि आप क्या डिफाइंड, आपके क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे, कैसे आप फॉलो करते हैं इन सबको. विच आर द ओवरऑल प्लान्स, strategies are the approaches by management to achieve its objectives. कि अब स्ट्रेटेजीज तुमने एसएम के अंदर अपनी पढ़ के आए हो ना, कि स्ट्रेटेजी फर्म की क्या होती है, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगी. जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अपने बना रखे हैं उनको, कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज ऐसे बना रखे कि उनके जो स्ट्रेटेजीज है वो प्रॉपर फॉर्मुलेट हो जाए उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं. एंड ये तुम्हें पता है कि ये चेंज होते रहते हैं स्ट्रेटेजीज टाइम टू टाइम. नहीं चेंज करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे मार्केट से हम. नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर देन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. देखो क्योंकि देखो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क ओवरऑल पूरे बिजनेस पे हमारा रिस्क है, और जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एक इसका अंदर का एक पार्ट है बस, खाली एक, कि हमने जो उसकी एंटिटी है ना उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी मटेरियल देखो लिख रखा है, अदर देन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्योंकि बिजनेस रिस्क तो हमारे पूरा ओवरऑल बिजनेस का कवर हो गया ना, लेकिन आरएमएस तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिस्क हो गए. आगे नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क में अराइज फ्रॉम चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी. अब कितना कॉम्प्लेक्स हमारा एनवायरनमेंट जा रहा है, इंडस्ट्री फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स जिसके अगेंस्ट में जाएंगे वो डिपेंड करेगा, तो कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या चेंज टर्बुलेंट है, क्या है, वो डिपेंड करेगा. अ फेलियर टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, फेलियर टू रिकॉग्नाइज नीड फॉर चेंज में ऑल्सो गिव राइज टू बिजनेस रिस्क. तुमने ऐसे में पढ़ा ना कि अगर हम प्रॉपर मार्केट को एनालाइज नहीं करते तो हम आउटफाई हो सकते हैं मार्केट से आउटसोर्स हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे. हाँ, कि मार्केट से वो बाहर निकल सकते हैं वहां से. कि हमें फिर अगर हम स्ट्रेटेजीज या मार्केट में नीड नहीं देखेंगे, क्या नीड चल रही है, क्या डिमांड है, क्या कस्टमर मांग रहे हैं हमसे, क्या डिमांड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे सस्टेन वो एंटिटी स्पेसिफिक. अब बिजनेस रिस्क में अराइज फॉर एग्जांपल अब बता रहे हैं कहाँ से अराइज हो सकता है. डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट. तो देखो किसी कोई ऐसा, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल लेटेस्ट चल रहा है, जैसे शार्क टैंक इंडिया चल रहा है, तुम देखते हो शार्क टैंक इंडिया? हाँ, एक एपिसोड देखा था जिसमें उसने सीए के लिए बोल दिया था. उसके आगे और कुछ नहीं देखा फिर, बस ये वाला देखा? मैंने कहा कि क्या एपिसोड देखूं इसके, ये मतलब क्यों? क्या सीए के बारे में ही बोल. नहीं, उसके बाद नहीं देखा मैंने कोई एपिसोड क्यों? यूट्यूब पे उसका. टाइम कम था? नहीं, फॉलो ही नहीं करा मैंने उसे. क्यों? चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं. देखो अब देखो शार्क टैंक इंडिया में क्या करते हैं कि जैसे अपने न्यू प्रोडक्ट को वो करते हैं सामने उनके, कि हम कितने परसेंटेज की वैल्यू चाहेंगे हम, और कितने परसेंट वो इक्विटी देंगे हमारा. तो मान लो ऐसे मार्केट में कोई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई एंटिटी है उसके बारे में नहीं रिसर्च कर रही है अपना. जैसे जो एप्पल का फोन है वो भी अपने देखो टाइम टू टाइम अपग्रेड करती रहती है ना, न्यू जनरेशन. पता है कि वो नहीं कर पाएगी सस्टेन वो भी. देखो एप्पल इतनी उसकी ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन वो भी अपने आप को चेंज करती रहती है ना, कि एप्पल का 13 जनरेशन प्रो ले आई, नोट प्रो ले आई, तो जो भी उसके मॉडल्स होंगे वो ऐसे क्रिएट करती रहती है डेवलपमेंट. तो अगर वो नहीं कर पाएगी तो वहाँ उनका बिजनेस क्रिएट हो जाएगा, अगर वो ऐसे मार्केट को रिसर्च उनके R&D नहीं चलेगी वहाँ पे, कि क्या कस्टमर डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे. अगर कोई और मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर न्यू प्रोडक्ट ले आया तो वहाँ उसके आउटसोर्स, जैसे उसका था ना ये नोकिया का केस था, नोकिया अगर वो अपडेट नहीं कर पाई अपने आप को तो वो होगी बस, कि उसकी मार्केट डिक्लाइन होगी बहुत. अदर जैसे और जियो ने अपने इसका बेनिफिट, जियो और बाकी अदर कंपनीज ने बहुत ने इनका बेनिफिट ले चुके ऑलरेडी. नेक्स्ट पॉइंट, अ मार्केट विच इवन सक्सेसफुली डेवलप्ड इज इनएडिक्वेट टू सपोर्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज. देखो जैसे नोकिया का इसका एग्जांपल यहाँ पे परफेक्ट आ सकता है.
नोकिया अगर सक्सेसफुली डेवलप करोगे, करते रहोगे, जैसे एप्पल जैसे बाकी सारी कंपनीज भी है वो कर रही हैं, तो सक्सेसफुली कर रही है, उनको बिजनेसेस थोड़ा कम अब फेस करेगा। बिजनेसेस तो देखो ऐसे तो नहीं कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं पूरा, जैसे हमारा ऑडिट रिस्क होता है, तो ऐसे बिजनेसेस को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द एक्सटेंट जितना हम कर सकते हैं। जैसे अब कोविड आ गया तो अब उसके हम बिजनेस क्रिएट हो गया, ऐसे तो हम कभी भी एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते उसको, कोई ना कोई फैक्टर ऐसे हो सकता है कि वो हमारे इफेक्ट कर जाए वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस को हमारे। फ्लोज फ्लोज इन प्रोडक्ट और सर्विस दैट में रिजल्ट इन लाइबिलिटीज एंड रेपुटेशनल रिस्क। मान लो जो पोल्यूशन इंडस्ट्रीज जो क्या होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो मान लो अगर इक्विपमेंट ना लगाएं तो वो गया कुछ अपने उनमें प्रोडक्ट में ऐसा ना करे कि जैसे FIC जो FSI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, FCI, वो अगर उनके वो उसकी जो लिमिटेशंस होती है, वो रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल ना करें तो उनकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है वहाँ पे ना, कि प्रोविजन जैसे उनके कंडीशनल लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, आगे कब पे करना पड़ता है, उनकी रेपुटेशन पे रिस्क क्रिएट हो सकता है। कि जैसे मैगी की उस पे नहीं आ गया था कि जैसे वो मतलब उनकी उन्होंने हाँ कुछ लीड ऐसा, निकल गया था उसमें। हाँ जो भी था देखो उसके अंदर ऐसे उनकी रेपुटेशन पे इफेक्ट आ सकता है ना, वहाँ पे उनका रेपुटेशन रिस्क क्रिएट हो सकता है अगर कोई फ्लो आ गया उनके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। तो ये हो गए इनके फैक्टर्स। क्या क्या हमने किए हैं इसके अंदर, 3 फैक्टर्स हैं, 3 एग्जाम्पल, मतलब एक डेवलपमेंट, कोई न्यू प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, कोई सक्सेसफुली डेवलप्ड है, अगर वो प्रॉपर एडुकेटली इनएडुकेट सपोर्ट मतलब उनके नहीं कर रही मार्केट उसको सपोर्ट, तो वो भी हो सकता है। मान लो कोई जैसे नोकिया का था, वो नहीं कर पाई सस्टेन मार्केट में, लेकिन उसकी थी वहाँ पे लेकिन वो भी नहीं उसका था वहाँ पे। कि हमारे कोई प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर फ्लोज है, जिससे हम वो क्या हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है एंटिटी की, जिससे हमारा रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट an understanding of business risk facing the entity increases the likelihood, किसके likelihood of identifying risk of material misstatement। देखो क्या अंडरस्टैंडिंग, हम अगर बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, देखो जो हमारा देखो क्या था कि बिजनेस रिस्क की हमारी होल टर्म है, इसके अंदर एक ही हमारा लगा लो रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट है। अगर हम देखो बिजनेस रिस्क की हम आइडेंटिफिकेशन करने असेसिंग करने लग जाएंगे, तो हम देखो रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट की थोड़ा आइडेंटिफाई करना में थोड़ा ईजी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक उसका पार्ट ही है ना उसके अंदर का। तो हम हमारे चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि हमें मिस स्टेटमेंट मिल सकती है, अगर हम बिजनेस रिस्क को असेस कर लिया, एक बार बिजनेस रिस्क को असेस कर लिया तो वो हमें थोड़ी चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। since most businesses will eventually have financial consequences, कि देखो जो भी अब बिजनेस आएगा, कोविड का आ गया, कोई भी और आ गया, उसके फाइनेंशियल रिलेटेड इम्पैक्ट आएंगे उसके। तो हम फाइनेंशियल, जैसे कोविड का रिसेंट एग्जांपल है कोविड जैसे, तो उसका इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल पे भी आएगा ना, सेल्स डिक्लाइन हो सकती है उस इंडस्ट्री की। तो वहां से एनालाइज कर सकते हैं उस चीज को कि क्या बिजनेस है उसको, क्या अगर मान लो कि हॉस्पिटल की थी उनको बेनिफिट होगा थोड़ा, जो होटल की थी उनको डिक्लाइन होगा वहाँ पे उनको। तो डिपेंड करेगा वो केस टू केस अब तो। एंड देयरफॉर एन इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा, कॉन्सिक्वेंस उसका तो फाइनेंशियल पे क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तुम्हारी वो रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट होगी, हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंसीडर होगी, ऑडिट के अंदर वो। अगर द ऑडिटर डज नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई और असेस ऑल बिजनेस रिस्क। क्या हम सारे बिजनेस को नहीं करना हमने इवेल्युएट, हमने जो फाइनेंशियल से रिलेटेड इम्पैक्ट करेंगे उनको असेस करेंगे। दैट गिव नॉट ऑल बिजनेस गिव राइज टू, क्योंकि सारे बिजनेस हमारे RMMS को क्रिएट नहीं करते, राइज करते, मतलब कि जैसे मान लो बिजनेस रिस्क हम सारे इवेल्युएट करेंगे तो कई तो नॉन नॉन फाइनेंशियल होते हैं, वो हमारे कोई रिलेट ही नहीं करेंगे। उन अगर एंटिटी को उसके रिलेटेड ऑडिट करवानी तो इंटरनल ऑडिट करवाए या कोई और ऑडिट करवाए, फोरेंसिक ऑडिट करवा सकती है, जो भी उसे डिपेंड करें, ड्यू डिलीजेंस वो कुछ करवाए आगे, वो डिपेंड करेगा तो उस पर। लेकिन स्टैट ऑडिट के अंदर जो हम करवाते हैं, जैसे ऑडिट करते हैं, तो उसके अंदर ये हम कंपेयर वो नहीं करते कि हम सारे बिजनेस इसको असेस करें, और करने लग गए तो हमारी स्टैट ऑडिट कंप्लीट ही ना हो, फिर तो और टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, मतलब थोड़ी और। नेक्स्ट, अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे। क्या एग्जांपल ऑफ मैटर द ऑडिटर में कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, कि अब क्या क्या एग्जांपल वो कंसीडर कर सकते हैं मैटर्स को। स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड बिजनेस, मतलब ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एंड बिजनेस के रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं जहाँ पे रिस्क मटेरियल क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। इंडस्ट्री डेवलपमेंट या पोटेंशियल रिलेटेड भाई बिजनेस आवाज माइट। नहीं आ रही। हेलो। हाँ लास्ट वर्ड रिस्क ऑफ मैटर स्टेटमेंट बोला था भाई। हाँ अरे बस, अच्छा ठीक है। कौन सा एग्जांपल वाला सुना था, एग्जांपल में लाइन बोल रहा हूँ। हाँ ये वाला, हाँ इसका रिस्क बस ऑफ ठीक है मैटर ठीक है। स्टेटमेंट हाँ लास्ट। बस मैं भी यहीं पे था कि उससे हमारा रिस्क क्रिएट हो सकता है ना वहाँ पे, कि वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे, तो एग्जांपल क्या क्या आ सकता है जिससे रिस्क क्रिएट हो सकता है एंटिटी पे, हम ये चेक करेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट। कि मान लो इंडस्ट्री डेवलप होगी पूरी, कोई रिनोवेशन, मतलब रिनोवेशन मतलब उस सेंस पे नहीं कि मार्केट ही पूरी अपडेट जा रही है वहाँ पे, डिजिटलाइजेशन का एक वो जा रही है, तो हमारी एंटिटी क्यों नहीं जा रही वहाँ पे, वो रिस्क क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। पोटेंशियल रिस्क की आपके सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा फ्यूचर ये में, इकोनॉमिक बेनिफिट ना मिले,
अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो हमारे गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आएगा, गोइंग कंसर्न से हमारी वो बैलेंस शीट पे उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, फाइनेंशियल्स पे, तो वो रिलेटेड डिपेंड हो सकता है ना। जैसे आगे पोटेंशियल रिलेटेड इस बिजनेस माइट बी, फॉर एग्जांपल एंटिटी डज नॉट हैव अ पर्सनल और एक्सपर्टाइज टू डील विद चेंजेस। वही आ गया, वो सुना एग्जांपल दे कि हमारे पास कोई पर्सनल ही नहीं है वहाँ पे कि जो चेंजेस को देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो अगर स्मॉल एंटिटी वहाँ पे तो कौन ही रखेगा, लेकिन जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनके हैं तो उनको रखना पड़ेगा ना, कि जो मार्केट से रिलेटेड डील कर चेंजेस देखें वहाँ पे, सेस करें वहाँ पे। कई बार तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही रखा जाता है, कई बार एमबीएस को, डिपेंड करता है वो क्वालिफिकेशन, मतलब क्या उनको क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, किस टाइप से सेस करवाना है उनको वहाँ पे। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को आ गए, हमने ऊपर ही पढ़ लिया। अभी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है जैसे हमारी लाइबिलिटी, अगर कोई हम इंक्रीज, हमारी प्रोडक्ट की लाइबिलिटी तो बढ़ेगी क्योंकि हम क्रिएट करें कोई प्रोडक्ट, हम एस्टेब्लिश करें कोई नया, तो उसके लिए हमें फंड भी चाहिए होगा, वैल्यूएशन, वो सारी चीजें होंगी, तो उससे हमारी एक डेट भी क्रिएट होगा ना वहाँ पे, क्योंकि हम डेट लेंगे या तो हम अपना पैसा लेंगे। लेकिन अगर कोई भी बिजनेस में आता है तो मोस्टली कई बार वो डेट क्रिएशन भी साथ साथ लेके आता है, तो डेट लेके हमें उसके इंटरेस्ट की रिपेमेंट्स वगैरह करनी पड़ेंगे, तो वो इम्पैक्ट आ सकता है उसका, कि अब उसे कब टाइम पे एक्सपेंशन भी करना पड़ सकता है ना, तो एक्सपेंशन कितना करेगा वो, कितना परसेंट नहीं करना चाहिए वहाँ पे, तो उसकी डिपेंड करेगा ना वहाँ पे कि कितना आएगा। एंड द डिमांड हैज नॉट बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड, कि हमने बिना एस्टिमेशन लगाए, प्रॉपर एस्टिमेशन लगाए, हमने एक्सपेंशन कर दिया तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, बल्कि हम तो लॉस में मारा जा सकते हैं वहाँ पे, अगर डिमांड ही नहीं थी प्रॉपरली वो की थी हमने, तो हो सकता है। मतलब बिना मतलब के अपना पैसा फंसा लिया। हाँ, उसमें ब्लॉक कर लिया हमने एक्सपेंड करके। नेक्स्ट, न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, जैसे मान लो कोई इंड एस आ गया, कोई प्रॉपर आ गई ना, जिससे अब इंडेक्स आ गए तो वहां पे कितने रिस्क, मतलब कैसे असेस करेंगे वहां पे, अब उस वहां पे अकाउंटिंग की कोई रिक्वायरमेंट होगी, अब कैसे उसको डील करेंगे वहां पे। हो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई लॉ से रिलेटेड आता है, इंक्रीज लीगल प्रेशर हो सकता है, कोई लीगल लॉ रिलेटेड उन पे अब अप्लाई हो गया, सीएसआर हो सकता है कि उसे पर्टिकुलरली करना पड़ेगा, कोई और भी हो सकता है वो तो, कि जैसे कोई लॉ रिलेटेड स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया उन पे, कि जो ये उनको कंप्लायंस करना है उसका, ये सारी चीजें, ईपीएफ जमा करवाओ एम्प्लॉयज का, स्टैट्यूटरी फंड में करवाओ, डिपॉजिट्स करवाओ, लेबर वेलफेयर ईएसआई में करवाओ, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्या, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अ पोटेंशियल रिलेटेड बिजनेसेस माइट बी फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू एंटिटीज इनएबिलिटी टू मीट रिक्वायरमेंट, कि मान लो जैसे कोविड में सस्टेन नहीं कर पा रही वो एंटिटी, कहीं अब लिक्विडेट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो उनकी जो फाइनेंसिंग थी वो सामने वाले को भी लॉस होगा वहाँ पे, और वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे वहाँ पे उन्होंने फाइनेंसिंग की थी। यूज ऑफ आईटी, अगर हम आईटी का प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो ये तो पता ही है, ठीक है, हम हमें प्रॉपर आईटी का यूज भी करें लेकिन उसको अपडेट भी करना पड़ता है ना, मार्केट टू मार्केट जैसे चल रही चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम अपडेट भी नहीं करेंगे तो भी हम निकल जाएंगे मार्केट से बाहर। लास्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, हम देखो हमने स्ट्रेटेजी एक तो कर दी, लगा दी, लेकिन हमें उस असेसमेंट भी करनी है ना, जैसे स्ट्रेटेजी में तुम्हारा था ना कि 5th स्टेज में कि हमें उसे रीअसेसमेंट करनी होती है वापस, एक बार स्ट्रेटेजी बना ली तो हम उसकी चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये सारी चीजें चल रही है कि नहीं चल रही। जैसे बिजनेस के जो वो 5 टाइप्स की होती थी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, तो लास्ट में हम कंट्रोल्स भी चेक करते हैं ना, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन। करना पड़ता है। करेक्ट। कि उस पे क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, कोई न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या आ रहा है, वो सारी चीजें हम चेक करनी पड़ेंगी, असेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, a business risk may have a immediate consequence for the risk of material misstatement of classes of transaction। अब जैसे मान लो कोई जो बिजनेस रिस्क था उससे अब किस किस पे इफेक्ट आ सकता है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन पे, कोई बैलेंस शीट एसेट्स पे आ सकता है, लाइबिलिटीज पे आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंस पे आ सकता है, कोई खाली डिस्क्लोजर पे आ सकता है, वो डिपेंड करेगा हम किस टाइप का डील कर रहे हैं वहाँ पे। ये तुम जैसे इंडेक्स में थोड़ा करोगे ना, वो रिलेट थोड़ा ज्यादा कर पाते हो कि हम कैसे फाइनेंशियल वहाँ पे कैसे आते हैं, थोड़ी ज्यादा डिस्क्लोजर होते हैं, थोड़ा अच्छे से कैसे सीख पाओगे वहाँ पे और लेवल का, अगर जाओगे डीप में तो। फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेस इज अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग कस्टमर बेस में इंक्रीज द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल, कि देखो कि हमारा हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है, मतलब हमने सेल्स किए कस्टमर को, सेल्स किए तो उसके साइड में हमारे साइड में वो भी बढ़ेंगे, क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ी है तो उनकी वैल्यूएशन भी प्रॉपर होनी चाहिए अब तो हमें वो सारे हमने हाँ। प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर रिस्क क्रिएट उस पर होगा ना, जैसे हमारा कस्टमर बेस बढ़ गया तो जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल क्या उस पर इम्पैक्ट हम देखेंगे ना प्रॉपर, कि डेटा रेजिंग कितनी, हम डेटा रेजिंग क्लासीफाई करेंगे, हाँ इतने नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, फिर वर्किंग कैपिटल उनकी लॉस हो सकता है, वो इंटरेस्ट का लॉस हम असेस करेंगे वहां पे, तो कि हम कितने टाइम पीरियड तक उनको हमने वो दे रखे हैं, डिपेंड करेगा वो तो।
However, the same risk, particularly in combination of contracting economy, may also have a long term consequence. अब कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी का मीनिंग पता तुम्हें क्या है तुझे? कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, हम्म कॉम्बिनेशन विद द कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, सीधा मतलब अगर जो देखो, करो, बोलो बोलो तुम, मैं तुम्हें गूगल भी करता हूँ साथ साथ कि प्रॉपर मीनिंग वहां पे दिखे कि कैसे होती है। बोलो बोलो, ट्राई करो मतलब क्या। जहाँ एक दूसरे से चल मतलब एक दूसरे से मतलब चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, ऐसा कोई इंडस्ट्री लाइक उसमें। हम्म An economic contraction happens when domestic output as such GDP decreases. It leads to decrease in other areas such as in income, production and sales. देखो कि हमें इंडिविजुअल इनकम पे इफेक्ट आ रहा है ना, देखो ये ना यहाँ पे लिख रखा है सच एज इंडिविजुअल इनकम, प्रोडक्ट एंड सेल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो सकता है वहाँ पे कि अगर मान लो हमारी कि अब हमारी प्रोडक्ट की सेल्स या इनकम डिक्लाइन होगी तो उससे हमारा जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आएगी ना, वही देखो क्या लिख रखा है, विच ऑडिटर कंसिडर व्हेन असेसिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखो भैया मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था ना कि इस रिस्क अगर जितना ज्यादा होता रहेगा हमारे गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आता रहेगा, वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऑडिटर को असेस करना होता है सबसे पहले कि वो सस्टेन कर पा रही है नहीं कर पा रही। तो बिग फोर में हम तब जो बिग फोर जैसे होती है वो सबसे पहले अपने ये गोइंग कंसर्न की वैल्यूएशन फिर वो चलती है साथ साथ, कॉन्टिन्यूस तो चलती रहती है थ्रू आउट द ऑडिट, और एक साथ वो भी चलती रहती है स्टार्टिंग में कि उनके वेरिएंस थोड़ा हम चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, कोई वैल्यू एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये वेदर अ बिजनेस रिस्क में रिजल्ट इन रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज इन लाइट ऑफ एंटिटी सर्कमस्टांस। अब वो सर्कमस्टांस तो डिपेंड करेगा, वो तो एग्जांपल्स ऑफ कंडीशन एंड इवेंट दैट में इंडिकेट रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेटेड इन अपेंडिक्स 2। अब अपेंडिक्स 2 में एक बार बस रेफरेंस देख लेते हैं क्या बता रखा है उसने। अपेंडिक्स 1, ये अपेंडिक्स टू कंडीशन इवेंट दैट में गिराइव टू स्टेटमेंट। जल्दी देखते हैं। इकोनॉमी अगर अनस्टेबल हो, अगर करेंसी डिवैल्यूएशन चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, वोलेटाइल मार्केट है वहाँ पे, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस है वहाँ पे, गोइंग कंसर्न लिक्विडिटी इशू है वहाँ पे, कैपिटल की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हम कैसे एंटिटी कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है वहाँ पे, कोई रोक तो नहीं लगा रखी है वहाँ पे, चेंजेस इन इंडस्ट्री कैसे हो रही है जहाँ पे ऑपरेट करी है, वो सप्लाई चेन कैसा है, कोई न्यू प्रोडक्ट और सर्विस वही आ रहा है, कोई न्यू लाइन क्रिएट हो रही है नहीं हो रही, मूव लाइन में कोई न्यू लोकेशन एक्सपेंडिंग चल रही है कि नहीं वहाँ पे, वो भी न्यू लोकेशंस के अंदर वो असेस करेंगे। जो तुमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़े ना, वही हम ये सारे वही इम्पैक्ट आ रहे हैं वो सारे। तुम देखोगे ना लार्ज एक्विजिशन और रीऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सेगमेंट्स सोल्ड हो रहे कि नहीं हो रहे, डिसइन्वेस्टमेंट होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स अलायंसेज एंड जेवीज भी देखो, फिर वही ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस हो सकता है, स्पेशल पर्पस भी एंटिटीज हो सकती हैं। जैसे मैं कल तुम्हें स्पेशल पर्पस एंटिटीज बता रहा था ना, जैसे ये होती है, मैं अगर थोड़ा और डीप जाऊँ, जैसे मैं कई बार ना, जैसे मान लो मेरे डेटर्स हैं, तो तुमने फैक्टरिंग पढ़ी है ना, फैक्टरिंग अपने फाइनेंस मैनेजमेंट में कि हम आगे फैक्टर दे वो, फैक्टरिंग पढ़ी है? वर्किंग कैपिटल में पढ़ाया था। क्या होती है फैक्टरिंग? फैक्टरिंग ऐसे मतलब सही से तो ध्यान नहीं है, ऐसे ही मतलब डेप्ट वगैरह का ही कुछ सिस्टम है कि डेप्ट लेके उसका मतलब घुमाने का हिसाब कुछ। क्या भूल रहे हो क्या अपने सब्जेक्ट को? नहीं नहीं, वो वर्किंग कैपिटल मैंने थोड़ा सा लास्ट में करा था, मतलब इतना अच्छे से नहीं करा है वर्किंग कैपिटल इस वजह से। अच्छा, ये वाला अच्छे से नहीं किया, जो पूछो वो अच्छे से नहीं किया है। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो जो फैक्टरिंग होती है ना, ये होता है कि जैसे हम जैसे हमारे डेटर्स हैं, हमने किसी और सामने वाली पार्टी को असाइन कर दिया कि अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप रिकवर करके दो, हमें आप अपना एक फिक्स लमसम दे दो। जैसे मान लो 6 करोड़ के डेटर्स थे, अब उन्होंने जो सामने वाली वो है फैक्टरिंग एजेंसी, उन्होंने कह दिया हम इसका ले लेंगे 5 to 10% ले लेंगे, जितना भी डीप वो होगा, बाकी हम आपको वो कर देते हैं। क्यों? एंटिटी को, एक जो मेरी एंटिटी थी, मेरे को लग रहा था कि इनसे लॉस हो सकता है, मेरे को क्या पता रिकवरी ना हो, तो मैंने असाइन कर दी फैक्टरिंग को। अब वो कह रहे हैं हम इसमें से 10% शेयर ले लेंगे अपना, वो मैंने मान लिया, बोला ले लेना आप 10% उनमें से। 6 लाख वो कह रहे 60 लाख हम ले लेंगे, बोले ले ले लो। तो जो रिमेनिंग 5.4 करोड़ है जो वो हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, जितना भी एग्रीड प्राइस होगा वो, तो रिमेनिंग हम उसको साइन कर दे देंगे, हाँ अभी आप रख लो, आप रिकवरी करो, कैसे करो कब करो आपके ऊपर, अभी मेरे ऊपर नहीं है, मैं डेटर्स को यहाँ से हटा दूंगा। वो होती है इस पे फीस कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट की जा रही हो वहाँ पे,
सिग्निफिकेंट कोई ट्रांजैक्शन और रिलेटेड पार्टीज के साथ यहाँ पे ये रही। लैक ऑफ पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं है वहाँ पे जिसके बाद जो जिसको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्किल हो वहाँ पे। भाई जिसको अकाउंटिंग की नहीं है, भाई मैनेजमेंट डील कौन करे वहाँ पे, जिसको भाई यही नहीं पता कि एक्रूवल कब रिकॉर्ड करना होता है, कि वो पागल मान लो जो अकाउंटेंट है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एंट्रीज को, मतलब जब भी पेमेंट हो रही है वो हो रही है, एक्रूवल पे कोई एंट्रीज पास नहीं कर रहा भाई, उसको तो क्या है फिर वो एप्रोप्रिएट वहाँ पे क्रिएट हो सकता है ना भाई, उन्होंने क्या एंट्रीज पास की होंगी, हमें वो तो सारी एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी। वो तो क्या कोई अगर कोई की पर्सनल के अंदर चेंज हुआ है वहाँ पे, डिपार्चर हुआ है कोई वहाँ पे, कोई चेंज हुआ है वहाँ पे, डेफिशिएंसीज कोई इंटरनल ऑडिट में वहाँ पे अराइज हुई थी। डिपार्चर मतलब निकलना ना, मतलब हाँ निकल जाना उसको। हाँ। अब देखो कितने फैक्टर्स है इसके अंदर, देखो ये एंड इनकंसिस्टेंट बिटवीन आईटी एंड स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी में, आईटी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, कोई न्यू सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम आ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंक्वायरीज हो सकती हैं, एंटिटीज ऑपरेशन और फाइनेंशियल रिलेटेड, कोई लीगल जैसे लोग इनकम टैक्स की वो रेड होगी वहाँ पे, जीएसटी की आगे टीम आ गई वहाँ पे, असेसमेंट टीम आ गई वहाँ पे, तो हो सकता है इंक्वायरीज कर सकते हैं वहाँ पे। अगर कोई इंक्वायरी चल रही है तो मतलब कोई ना कुछ उन्होंने कुछ किया होगा वहाँ पे, तभी आई होगी वो टीम वहाँ पे, तो हम असेस कर सकते हैं ना वहाँ पे जब बाद में करेंगे तो। पास में स्टेटमेंट क्या है उनकी, कोई हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि हम पता है कि ये हाँ ये गलतियाँ करती हैं। अमाउंट ऑफ रूटीन और नॉन सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, कोई एंट्री कभी बुक किए जा रहे हैं वहाँ पे, पिछले साल से लार्ज रेवेन्यू बुक कर दिया, इंटर कंपनी एक बस सेल्स के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी घुमाए जा रहे हैं रेवेन्यू को, कि वो कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन डाटा रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट इंटेंट, फॉर एग्जांपल डेट फाइनेंसिंग, डेट रीफाइनेंस को हमने डेट को रीफाइनेंस करवा लिया। क्लासिफिकेशन अब देखो, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, कोई न्यू अकाउंटिंग आ रही है वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देखो कितने सारे प्रोसेस है यहाँ पे। अनसर्टेनिटी है कोई यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड, कोई सिग्निफिकेंट वहाँ पे, कोई पेंडिंग लिटिगेशन या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अराइज हो रही है, तो दिख सकता है ना कि हाँ अब एंटिटी पे कितना लॉस आएगा, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे। देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं, ये तो अभी इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, नॉट नेसेसरली कंप्लीट, पूरी और भी कितनी लंबी लिस्ट आ सकती है, तो ये तो डिपेंड करेगा अभी देखो। फिर भी एक अपने और भी सारी कवर कर ली एक बार इसमें से, तो अपेंडिक्स 2 कवर कर लिया अब अपन ने। आते हैं पापा पैरा A40 एनेक्चर A40 पे। यूजुअली मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज बिजनेसेस एंड डेवलप अप्रोचेस टू एड्रेस देम, या मैनेजमेंट कहती है ना कि उनको जैसे अगर कोई रिस्क क्रिएट हो रहा है उसके आगे उसको एड्रेस कैसे करना है, उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, वो सच अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये इंटरनल कंट्रोल का है, वो इंटरनल ऑडिट में होता है वो वहाँ पे। और डिस्कस इन पैरा 15 एंड पैराग्राफ्स A86 to 87, जब हम ये करेंगे रिस्पेक्टिव वहाँ पे करेंगे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल आगे और डीप में है वहाँ पे इसी एसए में। In case of audit of certain entities, management objective may be influenced by concern regarding public accountability and may include objective having source in legislation, regulation and the government direction. देखो इसका थोड़ा करेक्ट मीनिंग तो मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन यही बता सकता हूँ कि जैसे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव वहाँ चेंज हो सकते हैं जहाँ पब्लिक डील हो रही है वहाँ पे जो लिस्टेड एंटिटीज है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट भी एक्टिव रहेगी वहाँ पे, कि जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट है, एंटिटी है वहाँ पे, तो वो उनके लेजिस्लेशन से प्रॉपर कंप्लाई हो। कोई अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसपे मतलब हमें देखना पड़ता है कि 25 मतलब डिपेंड कर सकता है, ये तो मैं इसको प्रॉपर डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन अब डिपेंड करेगा, लेजिस्लेशन को एक फैक्टर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे रखी है इसको कंप्लाई करना है आपको, तो करना पड़ेगा उन्हें वहाँ पे। पोल्यूशन इंडस्ट्री है वहाँ पे, उन्हें ये करना है कि इक्विपमेंट लगाना है आपको, ये कंप्लायंस करना है, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर नहीं करे तो उनपे फिर वो आएंगे ना, लिटिगेशन अराइज होंगे, पेनल्टीज होंगी, वो सब। तो मतलब इस टाइप का है कुछ कि जैसे जो जिस फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री के जैसे पब्लिक पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके ऑडिट के टाइम पर कुछ हाँ सर्टेन कर सकती है गवर्नमेंट की पब्लिक। डायरेक्शन हो सकती है वहाँ पे। हाँ, अगर गवर्नमेंट की डायरेक्शन आपने कंप्लाई नहीं की तो गवर्नमेंट फिर आप पे वो केस वो आगे कर सकती है ना फिर आगे। हाँ जैसे वो वाला है जो मतलब अपना हमको वो लेना पड़ता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, वो जो वो क्या करते हैं, धुआं छोड़ते हैं स्मोक, तो उनकी एक लिमिट होती है ना, उनको वो हाँ लेना करेक्ट पड़ता है करेक्ट बस। हाँ हाँ वैसा वाला। समझ गया मैं, हाँ वही करेक्ट, वही वही बिल्कुल। हम्म। अब देखो 11 डी अपना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब तुम्हें एक बार पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक बार मीनिंग दिखाता हूँ, ये रहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक बार मीनिंग देखते हैं थोड़ा, कि देखो ये रही इन्वेस्टोपीडिया साइट है,
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट मेजर ऑफ हाउ वेल अ फर्म यूज एसेट्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी मोड एंड जनरेट रेवेन्यूज। मतलब अपने जो एसेट्स उन्होंने दिखाई हैं, देखो एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अब उसकी दो कंडीशंस होती हैं वहां पे। पता है तुम्हें क्या होती है एसेट की? क्या बताऊं? एसेट से फ्यूचर बेनिफिट आना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल वही। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कंट्रोल हमें दिखाना होता है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हाँ तभी दिखाएंगे ना जब उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो उसके एसेट्स हैं, बाकी अदर एसेट्स हैं, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही, तभी हमारे गोइंग कंसर्न का इम्पैक्ट आएगा वहां पे। तो तभी हम असेसमेंट करेंगे ना वहाँ पे कि प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही वहाँ पे। तो बस मेरे को बस थोड़ा ये रिलेट करवाना था कि हम उस टाइम से दिखाते हैं कि जैसे हमें अपने फाइनेंशियल ये दिखाना है कि हमारी एसेट्स प्रॉपरली वेल एस्टेब्लिश है कि नहीं, और वो यूज हो रही है कि नहीं हो रही है एज अ प्राइमरी मोड। ऐसा ना हो कि प्राइमरी में यूज ही नहीं हो रही, यूं ही रखी हुई है हमने एसेट, तो उनका कोई यूज नहीं है, क्या फायदा उनको करने का। हम्म अब हम इसको करते हैं। मैनेजमेंट एंड अदर्स विल मेजर एंड रिव्यू दोस थिंग्स दे रिगार्ड एज इम्पोर्टेंट। उसको मेजर एंड रिव्यू करेंगे ना जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। परफॉर्मेंस मेजर वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिएट प्रेशर्स ऑन एंटिटी। कि अगर मान लो जो परफॉर्मेंस मेजर है उनको दिखाना है कि इतने परसेंट कंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे डेट इक्विटी रेशियो है प्रॉपर, वो सारे कंप्लायंस और भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजर होगा उनको। वो एंटिटी पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ना कि हाँ ये ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं करना, वो सारी चीजें। दिस प्रेशर इन टर्न में मोटिवेट मैनेजमेंट टू टेक एक्शन टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। कि देखो कई बार हो सकता है कि आपको डेट इतना नीचे नहीं लेके जाना, कोई और कंप्लायंस करना है, आपको फॉलो करना है, तो उनके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकती है कि हाँ कि हमें इम्प्रूव करना है यहाँ पे बिजनेस परफॉर्मेंस को अपनी। और टू मिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो देखो हम उसको पॉजिटिव मोटिवेट लेके करेंगे कि इम्प्रूव कर दें, और टू मिस्टेड हम गलत भी शो कर सकते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल के साथ खेल रहे हैं कि इसको कम कर दिया उसको इंक्रीज कर दिया, कि प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए हमने। तो हमें चेक करना पड़ेगा वहाँ पे प्रॉपर कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको रिव्यू करना पड़ेगा हमें, ये क्या चीज कर रहे हैं कि क्या कुछ और नहीं कर रहे, कहीं इन्फ्लेट इन्होंने ऐसे कर दिया, एग्रीमेंट में कुछ और है, वो कुछ और इन्फ्लेट किए जा रहे हैं। तो डिपेंड करेगा वहाँ पे अकॉर्डिंगली। परफॉर्मेंस में क्या क्या मतलब एग्जांपल आ सकता है भाई, मतलब जैसे डेट का कंप्लायंस कितना करना है, कि इतना डेट हो इतना इक्विटी हम्म हो। हम्म हम्म जैसे और आगे भी, नीचे भी एग्जांपल आएंगे, देखो ये आगे और भी है, नीचे उन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं वहाँ पे, और आएंगे वहाँ पे, हम डील करेंगे अभी। थोड़ा सा वेट और करो बस। जैसे वो कैसे कैसे बिजनेस प्रेशर में आ सकते हैं, वो अगर प्रेशर में आ गए तो मिस्टेक कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे। अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग ऑफ entities performance measure assist auditor in considering whether pressure to achieve performance targets may result in management in increasing the risk of material misstatement। कि तुमने जैसे ऐसे में पढ़ा ना कि इंसेंटिव फ्रॉड, इंसेंटिव हो सकता है, प्रेशर क्रिएट हो सकता है, रेशनलाइजेशन हो सकता है, एक और फैक्टर था यहाँ पे, कौन सा था, याद है तुम्हें? इंसेंटिव, रेशनलाइजेशन, ऐसे हम्म उसको एक सेकंड रिपीट करना भाई, एक सेकंड। इंसेंटिव, प्रेशर, रेशनलाइजेशन, और एक क्या था, चार थे, मेरे को तो मतलब चार याद है। फ्रॉड क्यों करता है ना। हाँ उसके क्या क्या जैसे हो सकते हैं वहाँ पे, इंसेंटिव हो सकता है, उसका प्रेशर हो सकता अपॉर्चुनिटी होगी, है। हाँ हाँ। हम्म फाइनेंशियल प्रेशर होगा, और हम्म मैनेजमेंट के साथ उसकी थोड़ी सी मतलब अरे माने तो नहीं एग्जाम्पल नहीं माने। पूछे, अरे यार तू भी एग्जाम्पल में मुझे है, ऊपर वाली हेडिंग याद नहीं है, मैं तो नीचे एग्जाम्पल पे शुरू हो गया, मैंने ऊपर एग्जाम्पल बोले थे, बस मेन हेडिंग्स क्या थी उनकी। कि वो ऐसे 240 के। अरे भाई थोड़ी देर म्यूट कर दे एक बार, ये क्या आवाज आ रही है भाई पीछे से। क्या देखो ये ऐसे 240 के अंदर डील होता है ना, कि जहाँ पे फ्रॉड किया है, कि जहाँ पे ऐसे ये कि पर प्रेशर की वजह से, अपॉर्चुनिटी की वजह से जो भी होंगी, वैसे 240 डील करता है वहाँ पे, कि गाइडेंस वो देगा वहाँ पे ऐसे 240 हमें। द मेजरमेंट एंड रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नॉट सेम एज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स डिस्कस एज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आगे हम पढ़ेंगे जैसे A105 to 116 के अंदर के इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स होते हैं 5, कि हम वो डिपेंड करेंगे, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क वाला, और भी आइडेंटिफाइंग असेसिंग होती है, मेजरमेंट होता है, कंट्रोल एनवायरमेंट होता है, वो हम सारे असेस करेंगे आगे, इंटरनल चेक्स वगैरह वो सब। हम्म हम्म अरे यार इसको तू थोड़ी देर म्यूट ही रख भाई, थोड़ी देर, वरना पता नहीं पीछे से क्या वाइब्रेशंस की वॉइस आ रही है मेरे को ना, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है उससे थोड़ी सी।
कोई डाउट हो ना इकट्ठे एक बार पूछ लिया, मैं एक दो पैरे करके ना मैं एक बार पोस्ट कर दूंगा वहां पे। The measurement and review of performance is directed at whether business performance is meeting the objectives set by management or not। कि जो हम मैनेजमेंट और रिव्यू यही करेंगे ना कि जो उन्होंने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उनकी वो असेस करेंगे ना वहाँ पे परफॉर्मेंस से। लेकिन ये नहीं है कि वो ओवरलैप कर जाए कि मेजरमेंट जो हमने बिजनेस यहाँ पे बनाए थे कि वो फाइनेंशियल उनसे ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पे, ये केस ना हो यहाँ पे। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल स्पेशली कंसर्न विद इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो यहाँ पे तो फाइनेंशियल से रिलेटेड चेक करें ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, तो तो हम ये नहीं चेक करें कि देखो जो एक कंट्रोल मॉनिटरिंग का आता है इंटरनल कंट्रोल में कंपोनेंट, वो चीज अलग होती है। वहां पे हम करते हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, मतलब इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड थोड़ी ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पे कि हम ऑपरेशन चेक कर रहे हैं कि ये एस हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर रहे हैं प्रॉपर उसके अंदर। हम सारी चीज डीप में जाते हैं, जैसे ये है तो उसके कितने टाइप्स बन रहे हैं, तो हम पूरा सेस करेंगे वहाँ पे क्या रिस्क क्रिएट हो सकता है उससे रिलेटेड। तो हम वो इंटरनल ऑडिट में सेस करते हैं, इंटरनल कंट्रोल में। और अभी हम यहाँ पे करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो कर रहे हैं स्टैट एज अ स्टैट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैट ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, हम रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं वहां से हम। इन सम केसेस however performance indicators also provide information that enables management to identify deficiency। देखो जो हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं उसे मैनेजमेंट को भी दिख सकते हैं कि हाँ हमारी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। कि कई परफॉर्मेंस ऐसे हो सकते हैं कि मान लो सेल्स नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कैसे उन्होंने तो सोचा नहीं ये हो रहा है कि कोई रेंट है उन्होंने शो नहीं किया, वो बहुत इन्फ्लेट हो रहा है वहाँ पे, तो वो उनके डेफिशिएंसी दिखा सकता है ना वहाँ पे, हाँ ये आपको कमी है, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉपर करना, टीडीएस आपने नहीं किया। तो इंटरनल ऑडिट में हम ये सारे पॉइंट्स निकालते हैं, हम उनकी रिपोर्ट से अब आगे फर्दर निकाल सकते हैं यहाँ पे स्टैट में क्या काम आएंगे। देखो ये रहा एग्जाम्पल, सब आगे एग्जाम्पल शुरू होंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिव्यूइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो जो तुम मांग रहे थे ना कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, वो अब क्या क्या एग्जाम्पल्स विच द ऑडिटर में कंसीडर, ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा जो उसको देखते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, जैसे मैं कह रहा था रेशियोज हो सकते हैं, डेट डेट इक्विटी रेशियोज और भी हो सकते हैं ना, जैसे करंट एसेट्स रेशो क्या सारी है। जब भी क्लाइंट पे जाओ ना तुम ये सारी एक बार रेशियो अपने खुद कंप्यूटर एक्सेल में ना ये सारी फिगर्स अपने करके रखना। जैसे अभी तुम थोड़े वो बैठे हो ना फ्री, तो अपनी एक्सेल शीट में ना ऐसे शीट्स बनाते जो मल्टीपल की एसेट्स की रेशो होगी, वो ना खुद अपने पर्पस के लिए इसको चेक करते रहो कि डेट इक्विटी रेशो को चेक कर लिया कि वो चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर देखो क्या पता वो जो हम ऑडिटर दूसरा जो ऑडिट करे वहाँ पे, क्या पता उसने ये चीज ना की हो, तुमने कर ली हो, तुम अच्छा पॉइंट दिखा सकते हो ना कि हाँ तुम्हारा हाँ कि तुम एक्टिवली पार्टी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो तुम ये पहले अपना करके रखो है। जैसे एक्सेल सेशन अपन करते हैं वहाँ पे, तो तुम अपनी एक ऐसी शीट बना लो कि तुम वहाँ पे करंट रेशो हम क्या क्या लेंगे, तुम अपनी प्रॉपर बना लो कि वहाँ पे फॉर्मूला तुमने लिख रखे कि हाँ एक एसेट सारी लिख लो, सारी एसेट्स एक ना अपनी बैलेंस शीट खुद बना के रख लो कि जो भी एसेट्स होती है उसके आगे बस वैल्यू प्लॉट करना, और उससे अपने आप बस वहां तुम्हें वैल्यू प्लॉट करनी है कि जब तुम किसी ऑडिट पे जाओगे तुम्हें बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस मिलेगा, तो उसमें वैल्यू पुट कर देना, फिर देखना उसकी करंट रेशियो क्या आ रही है वहाँ पे, डेट इक्विटी रेशियो क्या क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं वहाँ पे कि रिक्वायर्ड जितनी होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है। तुम अपने पॉइंट्स दे सकते हो, अगर इंटरनल ऑडिट पे जाते हो तो ये सारी चीज चेक कर सकते हैं वहाँ पे। वही आ गया की रेशियोज हम चेक कर सकते हैं, वही आ गया डेट इक्विटी ट्रेंड्स, हम ट्रेंड देख सकते हैं अपने ग्राफ पे हमने बना लिया कैसा ट्रेंड जा रहा है उनका, नीचे डिक्लाइन जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्या हम उनको बता सकते हैं वहाँ पे। ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स आगे क्या, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे मान लो कोई क्वार्टरली फाइनेंशियल बनते हैं जिनके हम देख सकते हैं ना कि हाँ क्वार्टरली में कितना चेंज आ रहा है, पिछले साल से इंक्रीज हो रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर से रिलेटेड पीरियड जो भी हमारा पीरियड है, पीरियड एनुअल भी हो सकता है, इंटरिम भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा वहाँ पे। इंटरिम मतलब जैसे कई होते हैं 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं अपने, वो डिपेंड करे ना उनकी किस क्या नीड है वहाँ पे। एनालाइज करें हम उनको। देखो बजट्स हो सकते हैं, फोरकास्ट हो सकते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। इसको ना एक चीज मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ज्यादा, एक दो चीजों को ना इनमें थोड़ा मैं स्पेसिफिक हाईलाइट करता हूँ अलग से। जब भी तुम प्रैक्टिकल में जाओ ना इन चीजों को अलग से करना है। ये रहा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है ना, ये रहा एक करना की रेशियोज को अपनी बना के रखना है, मैं पहले कह रहा हूँ बहुत काम आएगी, तुम सीखोगे अच्छी तरीके से। ये हो गया। एक वेरिएंस एनालिसिस करना, खुद ही बना के देखना है एक बार, मैनेजमेंट से पूछना हाँ क्यों हुआ है। कई बार तो वो अगर बिग फोर में जाते हो वो खुद ही बाद में हो सकता है, उसको असेस कर सकते हो हाँ क्यों इंक्रीज हो रहा है अपने बेस अपने लेवल पे।
टाइम से कम मिलेगा, लेकिन करोगे तो नॉलेज इंक्रीज होगी वहाँ पे। एक ही हो गया ये अदर फैक्टर्स, और पहले अगर कोई स्पेसिफिक बताना हो तो नहीं, बाकी तो जनरल ही है कि देखो ये चीज करोगे ना प्रैक्टिकली, हम ये सारी चीज ज्यादा होती है। वेरिएंस एनालिसिस, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या क्या सेगमेंट्स हैं उनके, कि जैसे तुम जैसे अपने वो तुम्हारा एएस कौन सा है, एएस 17 या 18, 17 है। एक सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का। और इंडेक्स में जैसे इंडेक्स 108 है वहाँ पे, तो वो उसके हम उसके रिलेटेड चेक कर सकते हैं ना कि उन्होंने प्रॉपर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिया है उनके, जैसे इंडेक्स में ना कि प्रॉपर क्लासिफिकेशंस होती हैं और असेसमेंट होती है वहाँ पे इन सेगमेंट्स की, तो वो प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे इंडेक्स के अकॉर्डिंग, हम वो भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेजर एंड इंसेंटिव, कि इंसेंटिव जा रहे हैं एम्प्लॉय की, हम जो मेजरमेंट है वो कैसे जा रही है, उसको इंसेंटिव कैसे मिल रहा है, किस बेसिस पे पर कोई इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर वो कॉम्पिटिटर्स के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारी जो इंडस्ट्री में है वो। चलो एग्जांपल हो गया, देखो मेन जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की रेशियोज और वेरिएंस एनालिसिस, ये होते हैं। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन और भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी क्या है, किस लेवल की है, क्या नेचर है उसका। बाकी मेन ये तीन हम चीजें करते हैं प्रैक्टिकली ये सारी। इंडिकेटर्स, अब देखो इंडिकेटर्स ये जनरली अब देखो डिपेंड करता है ये तो, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस हम जरूर करवाते हैं, ये जरूर बनता है वेरिएंस एनालिसिस। कोई और जैसे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन गई, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस जरूर होगा फाइनेंशियल का। लेकिन स्मॉल एंटिटीज को होगा, वहां पता नहीं, डिपेंड करता है कि वो कितनी स्मॉल एंटिटी है, लेकिन मिड साइज या थोड़ी अगर सही लेवल की एंटिटी है उस पर बनता है फाइनेंस ये वेरिएंस का। नेक्स्ट, एक्सटर्नल पार्टीज में ऑल्सो मेजर, देखो एक्सटर्नल पार्टीज भी बना सकती है वहाँ पे। ऑल्सो मेजर एंड रिव्यू एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कोई क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, वो करवा सकते हैं ये अपनी क्रेडिटर एजेंसी रिपोर्ट। देखो ये रहा, जैसे मैंने एक ग्रुप में तुम्हारे शायद शेयर किया था कि वीडियो सिलेक्ट हुई है वहाँ पे, जैसे मैं बिग फोर है ना, वीडियो किया था शेयर मैंने। वीडियो इंटरनेशनल नहीं, रिपोर्ट नहीं, नहीं नहीं रिपोर्ट नहीं तो किया, कोई शेयर। बस बस ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने वो तुम्हें शेयर नहीं की थी कि जैसे वीडियो है वो रिलायंस की शायद वो सिलेक्ट हुई थी एज एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऑडिट के लिए, ट्रांजेक्शन ऑडिटर वहाँ पे। तो क्योंकि वो क्रेडिटर्स, भाई इसको वो कर रहे, ये रेडियो समझने लग जाता है। हाँ, कि उन्होंने जैसे क्रेडिटर्स या डेटर्स ने उन्होंने अपॉइंट करवाया था वीडियो को एज अ ट्रांजेक्शन ऑडिटर के लिए, कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या जिससे रिलेटेड भी किया वो तो इंटरनली है उनका। लेकिन क्रेडिटर्स भी डेटर्स भी करवा सकते हैं कोई, कि उनकी असेसमेंट करो कि वो प्रॉपर फॉर्मेट हो रही है कि नहीं हो रही, इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमें बताओ। वही क्रेडिट रेट एजेंसी रिपोर्ट्स हो सकते हैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं ऑडिटर के लिए। तुम इसको थोड़ा देख सकते हो कि क्रेडिटर की अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये होती है लिस्टेड एंटिटी के अंदर, कि लोअर साइज में कम होती है लेकिन मिड साइज में भी, लेकिन जब बिग कॉर्पोरेट से वहां ज्यादा होती है। लेकिन अब तुम डायरेक्ट मांग नहीं सकते कि अगर फर्स्ट ईयर आर्टिकल है वो ऐसे मांग नहीं सकता, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम बोल सकते हो कि मुझे प्रोवाइड कर दो, मेरे को असेसमेंट देखनी है कि कैसे होती है, वो पूछ सकते हो। फिर वो तुम्हारी दिखाएगी एक्टिवनेस वहां पे। इंटरनल मेजर में हाईलाइट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और ट्रेंड्स, कि इंटरनल मेजर्स जो लिए है वो दिखा रहे हैं ना रिजल्ट, ट्रेंड अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं, उसके कोर्स देखेंगे, असेस करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे हम अपना। डिटेक्शन, हम करेक्शन देखेंगे वहाँ पे क्या हो सकती है, ऑन टाइमली बेसिस पे असेस करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजर ऑल्सो इंडिकेट ऑडिटर दैट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू एग्जिस्ट, वहाँ पे एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो हम पढ़ ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस मेजर में इंडिकेट दैट एंटिटी हैज यूजुअली रैपिड ग्रोथ, अब रैपिड ग्रोथ भी हो सकती है ना वहाँ पे, और प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू अदर एंटिटीज, कि मान लो अदर एंटिटीज का जो मान लो ये प्रॉफिट है वो इतना आ रहा है, वो जो हमारी एंटिटी का या तो इतना आ रहा है, मान लो बहुत ही कमा रहा है, अरे हाँ इतना आ रहा है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आ रहा है, इतना आ रहा है मान लो ग्राफ में, तो इतना क्या डिफरेंस है कि इतना ये जो इतना डिफरेंस है या इतना डिफरेंस है, और वो क्यों क्रिएट हो रहा है इतना, यहाँ पे क्या रीजन है उनका, वो उसका दिख सकते हैं वहाँ पे, असेस कर सकते हैं कोई हो। particularly if combined with other factors such as performance based bonus हमने दिया हो कुछ, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को वहाँ पे हमने कि उनके बेसिस पे इंसेंटिव रेम्युनरेशन दिए हो, वहाँ पे कई बार होते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे कि हम देते हैं, मैंने उनके बोनस जैसे कई बार हम डिक्लाइन कर लेते हैं, कई बार तो हम, कि जैसे कोविड आया था तो हमने 10% या 15% रिड्यूस कर दी, बाद में हमने इंक्रीज कर दी, तो ये फैक्टर है पोटेंशियल रिस्क। लेकिन अब इतना रिस्क तो नहीं है कि ज्यादा, लेकिन हो सकता है कि
मान लो उन्होंने 50-60% ले ऑफ कर दिया, मतलब अपने एम्प्लॉयज को लीव कर रहे हैं, वहाँ पे सैलरी डिक्लाइन कर रहे हैं इतना ज्यादा, तो वो दिख सकता है ना कि वहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है वहाँ पे। तो उनकी जो अकाउंटिंग की है प्रॉपर की है कि नहीं की वहाँ पे, तो वो हम असेस करेंगे वहाँ पे स्मॉलर एंटिटीज का केस। स्मॉलर एंटिटीज डू नॉट प्रोसेस टू मेजर, देखो यहाँ आगे लिख दिया उन्होंने, डू नॉट प्रोसेस टू मेजर एंड रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये आगे देखो उन्होंने खुद ही लिख दिया ऐसे ना, देख ये ऑफन डू नॉट देखो स्पेशली लिख रखा है ऑफन नहीं करवाती। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट में रिवील, हम इंक्वायरी से कर सकते हैं रिलाइज ऑन सर्टेन की इंडिकेटर्स, बस हम बातचीत से ही कर सकते हैं खाली कि हमें ठीक है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हम बातों से इतना हो सकते हैं वहाँ पे। इफ सच इंक्वायरी इंडिकेट्स एन एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट और रिव्यू, देयर में बी इंक्रीज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नॉट डिटेक्टेड और करेक्टेड, कि मान लो हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उनको पता ही नहीं था, ये उनको ही नहीं पता था, तो उन्होंने फाइनेंशियल बनाए होंगे, कोई और रिस्क अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट था तो ना डिटेक्ट हुआ होगा ना करेक्ट हुआ होगा, डिटेक्ट तो छोड़ो पकड़ा तो गया ही नहीं था, अब हमने पकड़ा था वो तो करेक्शन की तो दूर की बात है, तो वो रिस्क क्रिएट हो सकता है हमारे फाइनेंशियल के अंदर। देखो आज अपन ने कितने कर लिए, A34 से लेके A47 तक 13 एनेक्शंस अपन ने कवर कर लिए। 100 अभी देखो अपने 100 एनेक्शर और बचे, 146 के आसपास है, अभी हमारे 47 हुए हैं। अब देखो इसके आगे हमें इंटरनल कंट्रोल है, इसको हम कल स्टार्ट ही करेंगे इसको, तो क्या देखो ये आगे मैं थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक से देखे रहा। एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब तो हमने देख किस चीज की है टॉपिक, क्या थे रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की थी, ये आ गया, इसकी हमने कर ली यहाँ पे, ये रही इसकी कर ली। अब इंटरनल कंट्रोल की अब नीचे आएगी यहाँ पे, इसको इरेज ही कर देता हूँ, कोई नहीं चलो। ये रहा, अब इंटरनल कंट्रोल की नीचे आ रही है, देखो ये रही इंटरनल कंट्रोल की चल रही है यहाँ पे, फिर उसके कंपोनेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या होते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और भी आएंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज होगी, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, वो जैसे कह रहा था ना यहाँ पे, ये रहा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब हमने वो कर लिया, अब हम आइडेंटिफाई और असेस करें यहाँ पे फाइनेंशियल, देखिए अलग अलग किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और एसेशन लेवल पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ से प्रैक्टिकली और हो सकता है, यहाँ पे ये रहा कैसे हम डिजाइन करेंगे वहाँ पे, जहाँ पे हमारी स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड हो स्पेशल, वो बता रहे हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ रखनी पड़ेगी, पड़ सकती है हमें। खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब हम वाउचिंग जैसे वो सब करते हैं चेक करते हैं, तो वो खाली अगर मान लो अलोन खाली नहीं प्रोवाइड करेंगे, अलोन टू नॉट, रिवीजन हो सकती है हमारे रिस्क असेसमेंट में, कोई और फैक्टर हमें हो गया, फिर लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन तो करते ही हैं, लास्ट में तभी डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं वो। देख कितना प्रैक्टिकली ऐसे रिलेट कर रखा है सारा, पहले हमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, फिर इंटरनल कंट्रोल की ले रहे हैं यहाँ पे हम, फिर इंटरनल कंट्रोल के वो कंपोनेंट्स बता रहे हैं हमें, फिर हम आइडेंटिफायर असेस करें, और हम जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एसेशन लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया पूरी ओवरऑल हो गया, एसेशन लेवल पर्टिकुलर एंट्रीज होगी उनके अकाउंट बैलेंसेस हो गए, लेजर स्क्रूटनी कह सकते हो तुम इसको एक, वो हो गया। फिर हम कोई जिस एरिया पे स्पेशल ऑडिट रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ा रिक्वायर्ड हो वहाँ पे कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर खाली नहीं हो सकते, देखो वो मैं एग्जांपल भी दे रखे होंगे नीचे रहे कहाँ पे नहीं हो सकते, रिवीजन रिक्वायर्ड हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइनल लिखा था कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना होगा एसएसए में। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी की तो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, क्या क्या पॉइंट्स थे एक बार वापस देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया है, चलो आज इसका देख लेते हैं अभी तक। रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर, नेचर ऑफ एंटिटी, उसके अंदर क्या थे ऑपरेशन, ओनरशिप एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हम आगे हमने क्या क्या देखा, ट्रांजैक्शन की देखी, उसके डिस्क्लोजर देखिए, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन देखी, अकाउंटिंग पॉलिसीज की, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी देखी, बिजनेस रिस्क देखा, और मेजरमेंट अभी आज हमने ये दोनों किए, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने देखा कैसे वो हम करते हैं, असेस करते हैं वहाँ पे, असेसमेंट हो सकते हैं कितने क्या क्या रिस्क क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पे, फाइनेंशियल रिलेटेड बाहर हो सकते क्रिएट हो सकते हैं। वो देखो अगर फाइनल सब्जेक्ट के लिए बात करोगे जैसे ऑडिट के ये फाइनल में है, अब देखो ये किसी पर्सन को ऐसे प्रॉपर तो याद हो नहीं सकते, अब याद कैसे होंगे, इसी चीज को हम बारी बारी देखते रहेंगे, बस रीड करते रहेंगे, एक बार तुमने आज देख लिया इसी को वापस देख लो कल, 4 दिन देखो 5वें दिन याद हो जाएगा, बस होने लग जाएगा धीरे धीरे बस।
ये ऐसे किसी को याद नहीं होते, धीरे धीरे वैसे नजर मारते रहो तो धीरे धीरे याद होता रहेगा। इनके नोट्स बना लो, कोई शॉर्ट जैसे अब एंटिटी एनवायरनमेंट लिखा, उसके फर्दर नीचे 5 पॉइंट बनाए, उसके ऐसे कर लिया। और जहाँ भी प्रैक्टिकल तुम्हें दिख रहा हो ना साथ के साथ उसके वो बनाते रहो वहाँ पे, कि तुम्हें ये चेकिंग कर सकते हो तुम अपनी प्रैक्टिकल ऑडिट में वहाँ पे। चलो, कोई डाउट हो तो बताओ। भाई जब अगर छोटी फर्म में मतलब वो करते ही नहीं है मतलब आरएमएम का इतना, हम्म। जैसे कि भी लास्ट में लिखा था स्पेसिफिक कंसिडरेशन रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्री, उतना ध्यान ही नहीं देते, तो फिर उनका ऑडिट तो मतलब पूरी तरीके से सही से हुआ ही नहीं। हाँ, डिपेंड ऐसा है ना, क्योंकि अब ऑडिट तो करवा ले वो। अब क्या ऑडिट करोगे, वैसे कर सकते हैं बट, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली डील करोगे ना स्मॉल क्लाइंट्स एंटिटी से, तो इतना डाटा मेंटेन ही नहीं करते प्रॉपरली कई बार। तो ऑडिटर के लिए दिक्कत है। ऑडिटर हम तो कर ले, लेकिन अब वो भी इतनी फीस ना दे हमें, तो क्या ऑडिट करोगे। अब मैं मान लो तुम्हें फीस प्रॉपर ही ना दूं। अब तुमने जैसे नफरा की रिपोर्ट नहीं देखी होगी कि कितने ऑडिटर्स को कितनी कम फीस मिलती है वहां पे, 10,000 20,000 मिलती है। अब क्या ऑडिट करोगे बताओ तुम 10,000 में पूरी। और बिग फोर में तो 10,000 तो खाली एक स्टाइपेंड होता है एक आर्टिकल का। वो तो अब देखो तो कई बार ये हो सकता है ना वहाँ पे, अब देखो कि हम क्या क्या चीज़ ऑडिट करें। लेकिन देखो हमारे जो ऑडिट का जैसे होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन, हम ये नहीं कह सकते कि हमें फीस कम मिल रही है तो उसकी हम इफेक्टिवनेस कम कर दे। अगर हाँ कोई वो की टाइम कॉस्ट और रिड्यूस हम्म से दिक्कत है। लेकिन अगर जैसे नफरा की अब तुम्हारे ऊपर आ गई कि उसकी ऑडिट गलत थी, तो भाई ऑडिटर की पकड़ी जाएगी। फिर वहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर था वहाँ पे फिर फंसेगा वो, फिर कि काम आपने प्रॉपर नहीं किया यहाँ पे। चलो, आज के लिए बहुत है फिर इतना। कुछ डाउट हो तो और बताओ। नहीं नहीं, इसमें तो डाउट नहीं है। और चलो, कल एक वापस इसको एक ओवर रिकॉर्डिंग करो। कल रिकॉल करवा लेंगे पूरा यहाँ से देखें। चलो फिर करते हैं माइंड अप आज का।